ओके, ये है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्रीवियसली स्लाइड्स में हमने देखा था कि फिलामेंटस फंजाई जो कि यूबाइकोटन फंजाई, यूमाइकोटन फंजाई, ओके। यूमाइकोटन फंजाई में भी जैसे ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो फोटो है ये ईस्ट की है ना, ये जो बडिंग हो रहा है ईस्ट में, तो ईस्ट आते हैं इनमें, ईस्ट आते हैं। उसके बाद स्टामिनोपाइल्स, स्टामिनोपाइल्स भी आते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या आते हैं? प्रोटोजोन फंजाई, है ना। स्टामिनोपाइलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, या फिर ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई, एंड फिलामेंटस फंजाई, यूमाइकोटन फंजाई मोस्टली, ओके। तो इसमें जो थैलस है फंजाई पे, थैलस 3 डिफरेंट थैलस में डिवाइड है। सबसे पहला प्लाज्मोडियम टाइप और एमीबॉइड टाइप भी बोल सकते हो। सोमैटिक फेज में ये सोमैटिक और ट्रॉफिक फेज व्हाट वी कॉल्ड, उसमें प्लाज्मोडियम फॉर्म में होता है। और ये हो गया यूनिसेलुलर फंजाई, है ना, जिसमें ईस्ट एंड स्टामिनोपाइल्स आते हैं, एंड फिलामेंटस फंजाई। तो थैलस 3 टाइप से ऑर्गेनाइज होती है इन पे, है ना। तो ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखो, इसमें जो है ये जो है प्लाज्मोडियम फॉर्म है। इसमें क्या है? सोमैटिक स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लाज्मोडियम, जिसमें कि क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम दे आर हैविंग सूडोपोडिया, फॉल्स मूवमेंट होती है इनमें, एंड ड्यूरिंग सच अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, ये क्या करते हैं कि दे फॉर्म्स, देखिए यहाँ पे ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से अटैच होके ये स्टॉक है ना, एंड दे बियर्स स्पोरोकार्प, फ्रूटिंग बॉडीज, ओके। स्पोरोकार्प के अंदर स्पोर्स होंगे, है ना। अगर इनको, है ना, जर्मिनेटिंग स्पोर्स, एक्वाटिक कंडीशन में ये क्या करेंगे? स्वाम्स का फॉर्मेशन करेंगे, स्वाम सेल्स, है ना, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं स्वाम सेल्स। अब ये स्वाम सेल्स क्या होंगे? आपस में फ्यूज़ होंगे, ये फ्लैजिला शेड करेगा, आपस में फ्यूज़ होंगे, एंड देन फिर ये स्वाम सेल्स, देखो फ्लैजिला शेड होने के बाद एमीबॉइड सेल्स बन गया। अब एमीबॉइड सेल्स आपस में सिनगैमी बनाएंगे, एंड देन दे फॉर्म जाइगोट, है ना। तो इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल चलता है। हम देखेंगे आगे भी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स वगैरह उसमें, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे अच्छे से लाइफ साइकिल्स वगैरह, ओके। एक जो टर्म आता है, 2 टर्म आते हैं, एक स्पोरोकार्प, एक सोरोकार्प, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आगे भी देखेंगे, पर ये बेसिक है तो हम बेसिक कवर कर लेते हैं। जितने भी टर्म्स आते जाएंगे हम कवर करते जाएंगे, ओके। स्पोरोकार्प में क्या होता है कि अगर एक वोल बॉडी है ना, जैसे एमीबा है या प्लाज्मोडियम है, वोल बॉडी अगर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग स्पोरोकार्प कहेंगे। और सोरोकार्प के केस में क्या होगा? अगर एग्रीगेटेड या कम्युनिटी ऑफ सेल्स अगर बनाते हैं, है ना, जैसे कि हम मिक्सोमाइसीट्स या फिर सेलुलर स्लाइम मोल्ड, कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स जो कहते हैं हम लोग, उनके केस में देखेंगे तो उनके केस में क्या होता है कि सूडोप्लाज्मोडियम बनता है। सूडोप्लाज्मोडियम में क्या क्या होता है कि बहुत सारे सिंगल सेल्स जो होते हैं ना, सिंगल सेल्स, वो CAMP साइक्लिक होता है ना, जो केमिकल होता है एक्रेसिन, CAMP एक्रेसिन, ये केमिकल होता है। तो इस केमिकल के सीक्रेट करने से क्या होता है कि ये ना एक आपस में एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। इस केस में ये ऐसा लगता है कि ये भी एक क्या है? प्लाज्मोडियम फॉर्म ही है, बट इसमें बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, हेंस इट इज नोन एज सूडोप्लाज्मोडियम, है ना। तो इस केस में अगर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, एग्रीगेशन करके अगर बनाते हैं तो इस केस में सोरोकार्प कहते हैं हम, ओके। तो ईस्ट में हम देखते हैं कि बडिंग इज द कॉमन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। इसमें भी फिजन भी होता है, फिजन, है ना। फिजन ईस्ट अलग होता है, जिसको हम लोग साइजोसैक्रोमाइसिस बॉम्बे कहते हैं। तो इनमें फिजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है सेल्स के, और ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिजन ईस्ट भी अलग होते हैं, एंड बडिंग ईस्ट अलग होते हैं। बडिंग ईस्ट एस्कोमाइसिट्स में भी आते हैं, बेसिडोमाइसिट्स में भी आते हैं। वैसे बेसिडोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स तो हम अभी माइसिट्स का कोई टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंस नहीं है ना, ओके। अर्लियर वी यूज टू कॉल दैट एस्कोमाइसिट, बेसिडोमाइसिट्स, अभी भी है। जैसे बेसिडोमाइसिट्स, बेसिडोमाइकोटा कहेंगे तो उसको हम लोग एस्कोमाइकोटा तो नहीं कहेंगे ना, तो उसको बेसिडोमाइकोटा ही कहेंगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं एस्कोमाइसिट, बेसिडोमाइसिट, बट दिस इज नो लॉन्गर वैलिड। या तो हम एस्कोस बोलेंगे, एस्कोमा तो अलग हो गया, वो फ्रूटिंग बॉडी हो गया, या तो हम क्या कहेंगे? बेसिडियोस। इसमें देखते हैं हम फिलामेंटस फंजाई, जिसमें कि फिलामेंट्स होते हैं, है ना। फिलामेंट्स मतलब देखो, द बॉडी ऑफ द फंजाई और सोमैटिक फेज कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, है ना, विच इज कॉल्ड एज हाइफी, है
है ना, हाइफी, हाइफी इज प्लूरल। कुछ कुछ बुक पढ़ोगे जिसमें लिखा रहेगा प्लूरल फॉर्म, ब्रैकेट में सिंगुलर फॉर्म लिखा रहेगा। हाइफी प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, हाइफा, हाइफा, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाइफा इज अ सोमैटिक स्ट्रक्चर, इट इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट इज माइसीलियम और माइसीलिया, है ना। अगर हाइफा सिंगुलर है ना, तो माइसीलिया, माइसीलिया प्लूरल होगा। उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। और माइसीलियम जो होगा, माइसीलियम जो होगा ये सिंगुलर होगा। ओके, माइसीलिया क्या होता है, द कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी एग्रीगेट टू फॉर्म माइसीलियम, है ना। बहुत सारे हाइफी मिलके माइसीलिया का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो हम देखते हैं हाइफी हमने देखा था। हाइफी, व्हाट इज हाइफी, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। है ना, हाइफी रिप्रेजेंट द थैलस, है ना, एंड द मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड, मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। है ना, माइसीलियम क्या है, सिंगुलर है, और हाइफी क्या है, प्लूरल है। अगर हाइफा लिखता हूँ तो वो क्या है, सिंगुलर है। अगर माइसीलिया लिखता हूँ वो क्या है, प्लूरल है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं कि जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ वैक्यूलाइजेशन, है ना। तो इसमें भी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं हाइफी का डायग्राम बना दूँ, ये जो एपेक्स है, टिप, है ना, टिप में ही इलोंगेशन होती है ना। और ये जो है ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल जहाँ भी होता है वो एरिया क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है ना। तो यहीं पे है जो साइटोप्लाज्म है ना, जो बाकी साइटोप्लाज्म है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। और जो हाइफी का ग्रोथ होती है वो एक्रोपेटल बेसिस पे होती है। व्हाट इज एक्रोपेटल, एक्रोपेटल क्या होता है कि जो ओल्डर वन है वो नीचे की तरफ होगी और जो यंगर वन है वो ऊपर की तरफ होगी। तो जो हमने जो देखा था ये एपिकल रीजन, एपिकल रीजन ये है जोन ऑफ इलोंगेशन, है ना। और जो वैक्यूल रीजन है ये जोन ऑफ मैच्योरेशन, है ना, ये जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, क्यों जोन ऑफ इलोंगेशन, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन जितने भी होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, मतलब इसके यहाँ इसी एरिया में न्यूक्लियर डिवीजन होगी और इसी एरिया में ग्रोथ होगी। तो जो एपेक्स पार्ट होता है इसी में मोस्टली जो ग्रोथ की जो एक्टिविटी होती है देखी जाती है। और वैक्यूल पार्ट जो होती है ये क्या करता है, इसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है ना। ये इसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये जो है मैच्योरेशन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें ये मैच्योर्ड पार्ट है। मैच्योर्ड पार्ट किस लिए होगा, या तो वो उसको एंकर करेगा, है ना, एंकर ऑर्गन की तरफ काम करेगा, जो कि हार्ड पार्ट, हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एक और चीज़ जो हमने थैलस देखा था, दो टर्म आते हैं, यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक। थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम, है ना। यूकार्पिक में क्या होता है कि जो बॉडी है इट वाज डिफरेंशिएटेड इनटू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो नॉर्मल जो जितने भी हायर फंजाई होते हैं वो यूकार्पिक टाइप ऑफ थैलस, है ना, जिसमें क्या होता है कि बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू
differentiated into vegetative and reproductive part. ओके, एंड होलोकार्पिक में क्या होता है कि वोल सेल, जैसे कि हम ईस्ट देख रहे हैं, है ना, ईस्ट में क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर ही है, यूनिसेलुलर है, तो इसके पास तो कोई और सेल नहीं है, तो सिंगल सेल ही है। तो इसके केस में क्या होता है कि, है ना, अगर इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होना है तो इसमें क्या होगी, वोल सेल वाज कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोकार्पिक, है ना, मतलब इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन यूकार्पिक में क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। हालांकि इसमें टिश्यू सिस्टम देखा नहीं गया है, बट स्टिल कुछ जो हायर फंजाई है उसमें टिश्यू जैसा पाया गया है ना, सोमैटिक स्ट्रक्चर जिसमें है, उनके सोमैटिक स्ट्रक्चर में टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है। इट इज़ नॉट टिश्यू सिस्टम बट टिश्यू टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर वेजिटेटिव पार्ट ये पूरा सेल है तो इसमें बहुत सारे सेल होंगे इनके पास, है ना, मल्टीसेलुलर होंगे, तो इसमें कोई एक सेल डिफ्रेंशिएट होता है वेजिटेटिव पार्ट में। ओके, एक और होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, और दो टर्म है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें लोग पढ़ते हैं मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। इसको ध्यान से देखेंगे, मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, मोनोसेंट्रिक में क्या होता है, सिंगल सेंटर ऑफ ग्रोथ होता है ना, बट पॉलीसेंट्रिक के केस में क्या होता है कि हैविंग नंबर ऑफ सेंटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ब्रांच्ड हाइफी के केस में क्या होगा कि देयर विल बी नंबर ऑफ सेंटर, है ना। नहीं आया ना समझ, एक और चीज़ देखते हैं। ओके, पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक देखते हैं हम लोग। अगर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रही है ना, सिंपल टर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोसेंट्रिक, है ना। और अगर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट मोर देन वन ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेंट्रिक। ओके, अब हम देखते हैं कि फंगल हाइफी, हमने देख लिया कि हाइफी क्या होती है, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी क्या रिप्रेजेंट करता है, फंगस के थैलस को रिप्रेजेंट करता है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपल सिस्टम, ये हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे देखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, है ना। 3 टाइप के हाइफी होती है, जनरेटिव हाइफी, स्केलेटल हाइफी एंड लिगेटिव हाइफी, है ना। जनरेटिव हाइफी क्या होती है, दे आर सेप्टेट। व्हाट डू मीन बाय सेप्टेट, सेप्टेट माने कि जिसमें सेप्टा प्रेजेंट हो, ये हाइफी है आपका, इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सेप्टेट। सेप्टेट, है ना, सेप्टा के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस के लिए वेल डिफाइंड बाउंड्री हो जाएगा, है ना। मान लो ये क्या है, रूम है ना, रूम है ना, तो रूम में 2 बेड है ना, तो इसके बाजू वाले रूम में 2 बेड है। ओके, तो इनके बीच में वॉल है, अगर ये वॉल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, इस पूरे को एक रूम बोलेंगे और इसमें 4 बेड बोलेंगे। अगर ये वॉल आ गया तो इसमें बोलेंगे 2 बेड है एक रूम में। तो ऐसी है सेप्टा में, जैसे सेप्टा के अंदर न्यूक्लियस है, और अगर सेप्टा नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन ऑफ हाइफी, सिनोसिटिक, सिनकाइट्रम कंडीशन। उसके बाद देखते हैं हम जनरेटिव हाइफी में क्या था, सेप्टेट, प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, ब्रांच्ड होती है ना। हाइफी में नॉट बी ब्रांच्ड, बट मोस्टली के केस में क्या होता है कि हाइफी शुड बी ब्रांच्ड। सेप्टेट है, ब्रांच्ड है एंड हैविंग अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ, है ना। स्केलेटल, स्केलेटल में क्या होता है कि असेप्टेट होता है, तो जहाँ भी असेप्टेट आए आप आग बंद करके कह सकते हैं कि सिनोसिटिक कंडीशन उसमें होगा ही। ओके, एंड यूजुअली ब्रांच्ड होती है। एंड लिमिटेड ग्रोथ, ओके, और
तीसरा है लिगेटिव हाइफी। लिगेटिव हाइफी क्या होता है? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। अच्छा, ये सेपरेट है असेप्टेट है? क्या होना चाहिए? ये है लिगेटिव हाइफी जो है असेप्टेट है। असेप्टेड बाइंडिंग हाइफी। तो ये था जनरेटिव हाइफी हमने पढ़ा स्केलेटल हाइफी पढ़ा, हमने लिगेटिव हाइफी पढ़ा। ओके, 3 टाइप ऑफ हाइफल सिस्टम में हम देखते हैं। सबसे पहला हाइफल सिस्टम मोनोमिक्टिक। मोनोमिक्टिक में क्या होता है? जनरेटिव टाइप ऑफ हाइफी होती है। जनरेटिव क्या होता है? सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है एंड अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। मोनोमिक्टिक के बाद क्या होता है? डायमिक्टिक। देखो नेम इटसेल्फ डिपिक्ट्स है ना कि कौन सा टाइप ऑफ हाइपे होगा। डायमिक्टिक मतलब 2 टाइप ऑफ हाइपे होगा कोई भी। डायमिक्टिक में क्या होगा? जनरेटिव भी होगा एंड स्केलेटल भी होगा। ओके, ट्राइमिक्टिक में क्या होगा? तीनों होगा। ऑल 3 काइंड्स। कौन से 3 टाइप्स के हैं? जनरेटिव है, स्केलेटल है, लिगेटिव है ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि लिगेटिव्स आर एसेप्टेड बाइंडिंग हाइफी, है ना, ऐसे भी पूछ सकता है। एंड कौन सा सेप्टेट हाइफी होती है, कौन सा टाइप ऑफ हाइफी सेप्टेट होती है, तो आपको बोलना है कि जनरेटिव हाइफी सेप्टेट होती है ना। अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोनोमिक्टिक में कौन सा टाइप ऑफ हाइफी होती है, तो ओनली जनरेटिव टाइप ऑफ हाइफी होती है मोनोमिक्टिक में, है ना। हाइफी का हमने देखा था कि ऊपर सेप्टेशन, सेप्टा अगर प्रेजेंट होगा तो सेप्टेट कंडीशन होगा, अगर सेप्टा एब्सेंट होगा तो असेप्टेट कंडीशन, जिसको हम लोग सिनोसिटी कंडीशन कहते हैं ना। तो सेप्टा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? प्राइमरी सेप्टा एंड एडवेंटिशियस सेप्टा। प्राइमरी सेप्टा एंड एडवेंटिशियस सेप्टा। एडवेंटिशियस सेप्टा क्या होता है कि दे आर द इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। प्राइमरी सेप्टा क्या होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियर डिवीजन। ये तभी होते हैं जब न्यूक्लियर डिवीजन का केस प्रेजेंट हो। बट एडवेंटिशियस सेप्टा क्या होता है कि ये न्यूक्लियर डिवीजन से इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। ये किस लिए बनते हैं? दीज आर फॉर्म टू डिलिमिट द सेक्स ऑर्गन्स और कट ऑफ द ओल्डर हाइफे। कुछ ऐसे हाइफे होते हैं जिसमें जो ओल्ड फॉर्म है ना, इसमें या तो साइटोप्लाज्मिक की मटेरियल बहुत कम हो जाती है ना। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, ये इसको इस न्यू सेल्स में या फिर न्यू कंपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता है और इसका डेथ कर जाता है ना। तो इसमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन ना है तो इस पार्ट को डिटैच कर देता है। ओके, इस केस में एडवेंटिशियस सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। या फिर कहीं भी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करने के लिए क्या करता है? टू डिलिमिट द सेक्स ऑर्गन्स, है ना। सेप्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफोरेशन के बेसिस पे हम कंप्लीट सेप्टा एंड इनकम्प्लीट सेप्टा। इनकम्प्लीट व्हाट इज कंप्लीट, व्हाट इज इनकम्प्लीट? कंप्लीट सेप्टा में क्या होता है कि विदाउट एनी पोर, है ना, इसमें पोर नहीं होगा कोई भी, है ना। और इनकम्प्लीट सेप्टा में क्या होता है कि पोर होगा तो सिंपल होगा, सिंपल, क्योंकि किसमें होता है? एस्कोमाइकोटा, है ना। और अगर पोर है तो बैरल शेप्ड, है ना। बैरल शेप्ड जो होगा वो किसमें होता है? बेसिडोमाइसिट्स या बेसिडोमाइकोटा। बैरल शेप में क्या बोलते हैं हम लोग? डॉलीपोर सेप्टा, डॉलीपोर। डॉलीपोर सेप्टा कुछ इस प्रकार से होगा। ये हाइफी है, इसमें
इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये जो हो गया बैरल शेप्ड है ना, और इसमें ये होगा पेरेंथिसोम कहते हैं, एक स्ट्रक्चर है। जब सेप्टा का फॉर्मेशन होता है तो इस केस में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना इसके साथ साथ ही जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कंटिन्यूस होता है, तो इसका रेमिनेंट जो है ना वो पेरेंथिसोम है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। कुछ केस में क्या होता है जैसे कि ये जैसे हाइफी है ना, ये सेप्टा है और यहाँ पे तो न्यूक्लियस होगा, है ना। तो न्यूक्लियस को सेप्टा से पास नहीं करने के लिए, है ना, लेकिन न्यूक्लियस को तो डाइकैरियोटिक कंडीशन के लिए पास होना पड़ेगा, तो उस केस में ना कभी कभार हुक फॉर्मेशन होता है या फिर क्लोइजर फॉर्मेशन होता है ना। इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफिकेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ हाइफे। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर विच लेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइफे। हाइफे के मॉडिफिकेशन से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, और एग्रीगेशन ऑफ हाइफे से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पे जो व्हाट यू मीन बाय राइजोइड, राइजोइड मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड इज रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे। ये जो होते हैं राइजोइड जो लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे हम लोग कह सकते हैं काइट्रीडोमाइकोटा हो गया, ऊमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, है ना। काइट्रिड्स में होते हैं, काइट्रिड्स है ना, जो ट्रू फंजाई होता है यूमाइकोटा फंजाई, उसके अंदर काइट्रिड्स आती है ना। तो काइट्रिड्स के अंदर भी होती है, और जैसे ऊमाइकोटा जो क्रोमिस्टन फंजाई पड़े थे उसके अंदर ऊमाइकोटा आता है, उसके अंदर भी होता है। एंड जाइगोमाइकोटा, ये जो यूमाइकोटा होता है उसके अंदर जाइगोमाइकोटा भी होता है। इस प्रकार से रूट लाइक एग्रीगेशन होते हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए तो, और एंकरिंग के लिए। तो ये राइजोइड है ना। राइजोइड इज रूट लाइक फिलामेंटस ग्रोथ ऑफ द थैलस विच सर्व एज अटैचमेंट ऑर्गन टू द सबस्ट्रेटम, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, राइजोइड का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। अटैचमेंट के लिए होता है, अटैचमेंट, एंड किसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन। किन में होता है, लोअर फंजी। एप्रीसोरिया, एप्रीसोरिया का मतलब होता है टू प्रेस अगेंस्ट, प्रेसिंग ऑर्गन होता है। टू प्रेस अगेंस्ट, है ना। कोई भी जैसे हार्ड स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर फंगस को ग्रो करना है तो वो क्या करेगा, एप्रीसोरिया का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब क्या करेगा, एप्रीसोरिया से एक पैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि थिन हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो थिन हाइफी होती है ना, नॉर्मल हाइफी के डायमीटर से इसका डायमीटर बहुत पतला होता है, क्योंकि इसको इन्वेड करना है ना, जो कि जिसमें इसको एक पोर बनाना है। तो ये जितना पतला हो सकता है उतना पतला हाइफी का फॉर्मेशन करेगा, और ये उसके बाद फिर क्या होगा, अंदर जाके वो हाइफी फिर थिक हो जाएगा, और फिर अदर इट फॉर्म हॉस्टोरिया, है ना। ये जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं इनके केस में हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट इज हॉस्टोरिया, इट इज़ अ सेल ड्रिंकर, है ना। हॉस्टोरियम जनरली मीन्स ड्रिंकर। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्टोरिया होता है। डिजिटेट, है ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डिजिटेट होते हैं, या फिर ग्लोबुलर होता है ना। तो नॉब लाइक हॉस्टोरिया किस में पाया जाएगा, तो एल्बिगो में पाया जाएगा, एल्बिगो नॉब लाइक। पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में, नॉब लाइक हॉस्टोरिया किस में पाया जाएगा, एल्बिगो में पाया जाएगा। उसके बाद फिंगर लाइक, है ना, डिजिटेट फिंगर लाइक किस में पाया जाएगा, पैरानोस्पोरा पैरासाइटिका। पैरानोस्पोरा मतलब डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का जनर है। ओके, और एक एग्जांपल देखते थे, इलोंगेशन। इलोंगेशन हॉस्टोरियम किन में पाया जाएगा, एरिसिफी, एरिसिफी में पाया जाएगा। एरिसिफी इज पाउडरी मिल्ड्यू। इस प्रकार से इलोंगेशन होगा, ये इलोंगेट वाला। इलोंगेशन टाइप ऑफ हॉस्टोरिया किस में जाएगा, एरिसिफी। जो कि पाउडरी मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ड्यू इज लोअर फंजाई, पाउडरी मिल्ड्यू इज हायर फंजाई, एल्बिगो इज स्टिल लोअर फंजाई। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हाइफोपोडिया। पोडिया मीन्स क्या होता है, फुट, है ना। हाइफोपोडिया का मतलब, हाइफो मीन्स हाइफी इज वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब फुट। वेब फुट। अच्छा, हॉस्टोरियम का फंक्शन हमने देखा क्या, इट फंक्शंस एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट।
हॉस्टूरिया का जो फंक्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन होगा। हाइपोपोडिया, वेब फुट, अब ये क्या है कि स्मॉल अपेंडेजेस होती है जैसे कि शॉर्ट ब्रांच और वन ऑफ द टू सेल्स इन लेंथ में होती है ना। ये इनका काम क्या होता है हाइपोपोडिया का, दे सर्व एज अटैचमेंट, है ना, अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ये इसी प्रकार होता है, राइजोइड लाइक ही होता है। अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। कभी कभार क्या होता है, ये जो हाइपोपोडिया होता है लास्ट में हॉस्टूरिया का भी फॉर्मेशन कर देता है। स्नेयर्स का मतलब होता है स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग नहीं है, ये पैरासाइटिक वाला स्ट्रिंग है ना। जो स्नेयर जो होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइफी, ये मोस्टली क्या होता है प्रीडियसियस फंजाई में पाया जाता है। स्नेयर्स को दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइफल ट्रैप्स। कैसे समझाते हैं, हाइफल ट्रैप्स। कुछ फंजाई क्या होते हैं ना कि अपने फूड कैप्चर करने के लिए ये क्या करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। स्टिकी सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन करेंगे तो इनके केस में क्या होता है कि वट एवर द होस्ट इट कैन स्टिक टू हीट एंड फंजी क्या करता है उनसे नोरिशमेंट लेता है। तो ये जो जनरली स्ट्रक्चर होती है स्नेयर्स, ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने के लिए होते हैं, मोस्टली जो निमेटोड्स होती हैं, निमेटोड्स हो गए और प्रोटोजोअन्स हो गए और कुछ कुछ स्मॉल एनिमल्स भी होती है ना। प्रीडेसियस फंजी का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे डैक्टिलेरिया। ओके, तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। अब हम देखते हैं एग्रीगेशन ऑफ हाइफी में सबसे पहला आता है माइसीलियल स्ट्रैंड। देखो कहीं कहीं बुक में क्या होता है ना, माइसीलियल स्ट्रैंड को एग्जाम्पल में देता है राइजोमॉर्फ, है ना, बट इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा क्लियर कट डिफरेंस है इनमें। तो माइसीलियल स्ट्रैंड किन में पाया जाता है, स्क्लेरोशियम रोल्फ्सी। जब लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करते हैं तो ये स्क्लेरोशियम रोल्फ्सी फॉर्म माइसीलियल स्ट्रैंड्स। Sclerotium rollsii. What are the mycelial strands? These are the aggregates of interwoven indifferentiated hyphae. Undifferentiated hyphae. और एक पॉइंट देखते हैं इनमें, they does not have well developed apical meristem. No well developed apical meristem. In the other sense, rhizomorph क्या होती है, rhizomorph have highly differentiated hyphae and they have well developed apical meristem. Because of the highly differentiated, they have well developed एपिकल मेरिस्टम। और एपिकल मेरिस्टम वेल डेवलप्ड है, मतलब ये इनकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगी। एग्जाम्पल देखें हम राइजोमॉर्फ का, एग्जाम्पल है आर्मिलेरिया मिलिया, जिसको हम इट वाज आल्सो कॉल्ड एज हनी फंजाई और बूटलेस फंजाई। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स डिवीजन ऑफ लेबर करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, सेल्स फॉर्म टिश्यू। और अगर बहुत सारे टिश्यू में डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, है ना, तो वो टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। हालांकि फंजाई लोअर ऑर्गेनिज्म है तो इनमें वेल डेवलप्ड टिश्यू सिस्टम नहीं है जैसे प्लांट्स में है, बट स्टिल टिश्यू जैसा कोई स्ट्रक्चर है। तो दैट्स वाई हम पढ़ते हैं फंगल टिश्यू जो कि हायर फंजाई में होती है। जैसे कि आप मशरूम को देख लीजिए, उनके सोमैटिक स्ट्रक्चर, मशरूम जो कंस्पीकियस होते हैं, इजीली विजिबल होती है ना, दे हैव द टिश्यू सिस्टम टाइप ऑफ। ओके, तो फंगल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं प्लैक्टेनकाइमा। प्लैक्टेनकाइमा आगे हम पढ़ेंगे फंगल टिश्यू को डिटेल में। प्लैक्टेनकाइमा में दो टाइप का होता है, एक सूडोपेरेन्काइमा, एक प्रोजेन्काइमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मीन्स मैट्रेस,
मैट्रेस। ओके, स्ट्रोमा इज ए स्टेराइल टिश्यू। बेसिकली स्ट्रोमा जो होता है स्टेराइल होता है बिकॉज ये असेक्सुअल हाइफी से फॉर्म होता है स्ट्रोमा, और ये क्या कहता है एक बेस बनता है फ्रूटिंग बॉडी के लिए, एक कुशन जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ना। तो स्ट्रोमा को हम लोग कह सकते हैं इट इज़ सिमिलर टू मैट्रेस और अ कुशन ऑन विच द फ्रूटिफिकेशन ऑफ द फंजाई आर यूजुअली फॉर्म्ड, है ना। स्क्लेरोशियम या स्क्लेरोशिया, है ना। स्क्लेरोशियम जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल जो है स्क्लेरोशिया है। कभी कभार हम बहुत सारे ऐसे लिखा हुआ देखते हैं कि डायरेक्ट स्क्लेरोशिया लिखता है, डायरेक्ट स्क्लेरोशियम लिखता है, तो कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये अलग वर्ड है, नहीं, कि इसका सिंगुलर फॉर्म है तो ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि स्ट्रोमा का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, स्ट्रोमाटा लिखता है, कहीं कहीं देखना। स्ट्रोमाटा, ये जो है इसका प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे स्ट्रोमाटा देख दिया, कहीं पे स्ट्रोमा देख दिया, तो दोनों ही सिमिलर स्ट्रक्चर है, पर इसमें क्या हो रहा है, प्लूरल को बताना चाह रही है और ये सिंगुलर, सिंगल केस में। ओके, स्क्लेरोशियम क्या होता है कि इट इज़ अ हार्ड एंड कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइसीलियम, है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो माइसीलिया होती है वो क्या होते हैं, बहुत सारे माइसीलिया कॉइल होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोशियम। इट इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर। स्क्लेरोशियम बेसिकली इट मीन्स, स्क्लेरोशियम मीन्स हार्ड। Heart and sclerosum is thick walled resisting structure, thick walled resisting structure which usually contains food reserve. अब हम देखते हैं the aggregation structure of हाइफी हमने पढ़ा था, उसमें फंगल टिश्यू है ना। फंगल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लैक्टन काइमा। They are divided into two types. One is pseudoparenchyma and another one is prosenchyma. ओके, तो फंगल टिश्यू इज़ रिलेटिवली सिंपल। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम नहीं है जो लाइक हायर ऑर्गेनिज्म, लाइक हायर प्लांट्स, एंड इट डिफर्स मेनली इन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाइफी, है ना। मान के चलो ये हाइफी है ना। तो मैं इसको कट करता हूँ ऐसे, है ना। तो अगर ये वाला पार्ट देखूँ मैं तो ये ऐसे दिखेगा हमें। इस केस में सूडोपेरेंकाइमा किसे कहेंगे, अगर ये आइसोडायमेट्रिक फॉर्म में होती है, जैसे कि हमारा पेरेंकाइमेटस सेल्स जो होती है नॉर्मल, वो आइसोडायमेट्रिक फॉर्म होता है ना। ये इस प्रकार से दिखेगा अगर हम कट करेंगे तो, जो आपको दिख रहा है ये जो रियल पिक्चर है इसका, इस टाइप से आइसोडायमेट्रिक, है ना। और ये भी दिख रहा है कि इनके बीच में बहुत कम स्पेस है, देखो स्पेस ना के बराबर है ना। तो दे आर कॉम्पैक्ट। अगर हाइफी कॉम्पैक्ट हो जाए, बहुत सारे हाइफी अगर एक साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर जाए, ये बहुत सारा हाइफी है, और अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, कट करके फिर देखता हूँ तो मुझे इस टाइप का दिखेगा, तो वही स्ट्रक्चर है वो। ओके, सूडोपेरेंकाइमेटस हाइफी जो होती है ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट एंड डिवाइडेड इनटू शॉर्ट सेल्स। और अगर मैं प्रोजेनकाइमा के केस में जाऊँ, प्रोजेनकाइमा, तो इसमें देखो ये क्या है, लूजली वूवेन हाइफी है ना। अगर बहुत सारे हाइफी लूजली वूवेन फॉर्म में हो इस टाइप से, तो इस केस में जैसे आपको दिख रहा है ये है ना, लूजली वूवेन फॉर्म, ये है लूज है। प्रोजेनकाइमा कैसा है, लूज है, और सूडोपेरेंकाइमा कैसा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। जो हाइफी है वो क्या होता है, आउटर एंड इनर में डिवाइड होता है। आउटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, एंड क्या होता है, इनर, जो कि क्या होता है, मेड्यूला, है ना। जो कॉर्टेक्स जो होता है ना वो हार्ड होता है। अब हार्ड का रीज़न क्या है, बिकॉज इट्स पिगमेंटेड, है ना, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, मेलानिन पिगमेंट हो जाए, है ना, फंगस में मेलानिन पिगमेंट भी होता है, तो पिगमेंटेड, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और जो मेडुला होता है, जो इनर होता है, वो हाइलिन होता है। हाइलिन मतलब ट्रांसपेरेंट, हाइलिन, एंड प्रोजेनकाइमेटस टिश्यूज बनता है।
बिकॉज दे आर लूजली वोवन, ओके। तो ये था टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कौन से 2 टाइप के टिश्यू होते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाइफी के बेसिस पे हमने देखा कि ये सूडो पैरेन्काइमा जो होता है वो बेसिकली पैरेन्काइमेटस टिश्यू की तरह ही होता है, जो कि आइसोडायमेट्रिक शेप में होता है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। और ये जो प्रोजेन्काइमा होता है वो जो होता है लूज स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो अब हम देखते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। सेल वॉल स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल तरीके से देखेंगे, सेल वॉल स्ट्रक्चर, है ना। तो हम जानते हैं कि फंगस सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड ग्लूकन, हमने पढ़ा था काइटिन एंड ग्लूकन। बेसिकली फंगल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी होती हैं, बट 80 to 90% जो होती है मेड अप कार्बोहाइड्रेट। carbohydrate with proteins and lipids, okay। तो सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ काइटिन, इज accompanied by glucose polymer other than cellulose, है ना। सेलुलोज नहीं होगा बट ग्लूकोज का पॉलीमर होगा, विच इज व्हाट, ग्लूकन्स एंड मैनन्स। ग्लूकन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड मैनन्स, मैनोप्रोटीन्स, ये जो देख रहे हैं आप मैनोप्रोटीन्स, मैनन्स। जो सेलुलोज होता है वो बस हम ओमाइकोटन फंजाई में पढ़ते हैं, वो एक्सेप्शन केस है, बट मोस्टली जो फंगस में होती है काइटिन होती है, ग्लूकन्स एंड मैनन्स, ओके। फंगस में आपको पता होगा प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉल्स, जो ये रीजन होती है ना, यहाँ पे जो रीजन आपको दिख रहा है, रुको, ये जो रीजन है, ये रीजन में क्या होती है, स्टेरॉल पाया जाता है ना। फंगस कंसिस्ट मेनली ऑफ स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स में कौन होता है, फंगस के पास स्टेरॉल भी होती है, स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स में क्या होता है, अर्गोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस है जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जैसे काइट्रेट्स, एंड ओमाइसीड्स। कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन में भी पाया जाता है ना, ये एक्सेप्शन केस है ना। मोस्टली अर्गोस्टेरॉल होता है ना। तो इसके पास स्टेरॉल होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेरॉल, है ना, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को ये कंट्रोल करता है ना, ओके। जो साइक्लोसिस होती है, जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है स्टेरॉल, ओके। तो अर्गोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट है ना। तो इसी बेसिस पे 2 क्लास ऑफ एंटी फंगल एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ, एंटी फंगल एंटीबायोटिक। कौन कौन से हैं, एक होता है पॉलीइंस, और दूसरा है एजोल, कंपाउंड्स, है ना। पॉलीइंस में कौन कौन से आते हैं, निस्टैटिन, एंड एम्फोटेरिसिन। लेकिन एजोल में कौन से आते हैं, ट्राइएजोल्स, इमिडाजोल, है ना। जैसे ह्यूमन के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई एक्टिविटी रिटार्ड करने का काम नहीं करेगा, बट अगर एर्गोस्ट्रोल पाया जाएगा तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक होते हैं, ये पॉलीइंस के केस में क्या करेंगे, ये डैमेज टू द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, है ना, ऐसे पोर का फॉर्मेशन कर देगा और जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है उसको डैमेज कर देगा। तो ये पॉलीइंस क्या करता है, पोर का फॉर्मेशन करता है, PO से पॉलीइंस, PO से पोर फॉर्मेशन करके क्या करेगा, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिस्टर्ब कर देगा। और एजोल क्या करेगा, एर्गोस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है ना, इसी सिंथेसिस को ये क्या कर देगा, रोक देगा। इट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्ट्रॉल।
सेल का क्या होगा, डायरेक्ट डेथ हो जाएगा, है ना। बायोसिंथेसिस लीड टू द सेल डेथ, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं ग्लूकन्स जो है, काइटिन जो है, मैनोप्रोटीन्स जो है, इनके स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम, है ना। तो सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ काइटिन, है ना, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ये है ना, इट्स काइटिन, दिस इज काइटिन। दिस इज लोकेटेड क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर का देख रहे हैं आप, इसके क्लोज में क्या है, काइटिन है, क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज काइटिन। उसके बाद ऊपर जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर में, है ना, ये जो है बीटा 13 ग्लूकन एंड बीटा 16 ग्लूकन विच इज एडजेसेंट टू द काइटिन फाइबर। काइटिन फाइबर के जस्ट पास में क्या है, बीटा ग्लूकन, है ना। बीटा ग्लूकन में कौन कौन से फॉर्म है, बीटा 13 ग्लूकन एंड बीटा 16 ग्लूकन। उसके बाद फिर क्या आ गया, मैनोप्रोटीन्स कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल वॉल। अगर क्वेश्चन में आता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल वॉल विच इज मैनेंस, मैनोप्रोटीन्स। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल वॉल, है ना, and the cell wall which is close to the plasma membrane is chitin. This is the structure which is close to the plasma membrane. Okay. उसके बाद फिर देखते हैं हम how chitin was synthesized and how beta glucan is synthesized, है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग chitin is synthesized by transferring the N-acetyl glucosamine residues. Okay. तो ये N-acetyl glucosamine residues NAG ग्लूकासामिन। तो ये जो हम शटल सिस्टम देख रहे हैं, है ना, जो ब्लू कलर में है, दिस इज काइटिन सिंथेसिस। ओके, ये जो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं, ओके। तो फॉर सिंथेसिस ऑफ काइटिन, इसमें क्या होता है कि ये जो रेसिड्यूज़ है आप देख रहे हैं, ये रेसिड्यूज़, ये ब्राउन कलर के जो रेसिड्यूज़ है, दिस आर यूरिडीन डाइफॉस्फेट नैग, है ना। यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन जो करेगा, ये क्या करेगा, नैग रेसिड्यूज़ को क्या करेगा, इस जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, काइटिन सिंथेटिस, इसमें क्या करेगा, ये रेसिड्यूज़ को भेजेगा, है ना। अब ये रेसिड्यूज क्या कर रहे हैं, ये दीज आर मोनोमर्स, मोनोमर्स, और ये जो कन्वर्ट होती है किसमें, काइटिन में, तो काइटिन इज पॉलीमर, है ना। तो काइटिन इज व्हाट, दिस इज नैग, नैग इज व्हाट, मोनोमर, मोनोमर, है ना। तो काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ NAG, है ना। काइटिन इज होमोपॉलीमर, होमो मीन सेम टाइप ऑफ, होमोपॉलीमर ऑफ N-एसिटाइल ग्लूकासामाइन, है ना, जिसमें कि N-एसिटाइल ग्लूकासामाइन रेसिड्यूज का फॉर्मेशन कौन करेगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट NAG। ओके, तो ये क्या करेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये क्या करेगा, काइटिन सिंथेटिस, इसमें एंजाइम है जो कि क्या करेगा, फिर काइटिन में कन्वर्ट कर देगा उसको, है ना, मोनोमर से पॉलीमर। ओके, उसके बाद इसमें ये जो ऑरेंज कलर का है, दिस इज़ व्हाट, बीटा 13 ग्लूकान सिंथेटेस। इस पे जो एंजाइम होगी, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ये सब, है ना। तो इसमें क्या करेगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट N ग्लूकोज, ये क्या करेगा, ग्लूकान का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है मोनोमर है। अब हम देखते हैं कि काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ N एसिटाइल ग्लूकासामाइन विच इज लिंक्ड टुगेदर बाय द बॉन्डिंग ऑफ बीटा 14 लिंकेज। अब हम लोग ये पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, जैसे ये हमारा काइटिन का स्ट्रक्चर है। ओके, काइटिन का स्ट्रक्चर, काइटिन का फॉर्मूला अगर कहीं पूछ दे, वैसे तो नहीं पूछेगा पर स्टिल कह नहीं सकते, C8H13O5N, काइटिन, जिसमें कि ये जैसे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है। ओके, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये सिक्स्थ कार्बन है। उसी तरह इसमें भी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो बीटा 14 लिंकेज कहा हमने, है ना। बीटा 14 लिंकेज मतलब ये जो फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, ये एक दूसरे से लिंक करेगा बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ये था बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द मोनोमर्स, एंड बाय लिंकिंग दिस दे फॉर्म polymers which is chitin,
Chitin is also one of the most insoluble compound in nature. Insoluble compound. काइटिन इंसेक्ट में पाया जाता है, जिसके कारण कि इंसेक्ट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। फंगस में भी इसी प्रकार का कुछ कंसेप्ट है। तो इसमें है ना, काइटिन इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल। जैसे कि हम देख रहे हैं, काइटिन इज ऑल्सो एन इनसोल्युबल कंपाउंड है और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ओके, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एंड इट ओनली रिप्रेजेंट 1 to 2% ऑफ ड्राई मास ऑफ ईस्ट सेल, है ना। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, काइटिन इज इनसोल्युबल। इनसोल्युबल पॉलीमर। और इनसोल्युबल कंपाउंड। थर्ड, हालांकि काइटिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है, बट इट रिप्रेजेंट ओनली 1 to 2% ऑफ ड्राई मास ऑफ ईस्ट सेल। देखो इतना कम। Okay, and 10 to 20% of cell wall of filamentous fungi. 1 to 2% of dry mass of each cell and 10 to 20 filamentous fungi. Okay, the most abundant building block, है ना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो काइटिन था, बट द मोस्ट एबुंडेंट बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर से भी पता लग रहा है कि कौन सा मोस्ट एबुंडेंट बिल्डिंग ब्लॉक होगा। Most abundant building block of fungal cell wall is beta glucan. Beta glucan. It makes up 50 to 60% of dry weight, है ना। बीटा ग्लूकन क्या करता है? 50 to 60% of dry weight of fungal cell wall. ओके, इसमें से भी बीटा ग्लूकन में भी दो पाए जाते हैं। बीटा 1,3 ग्लूकन, ये ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। बीटा 1,3 ग्लूकन जो होता है ये 65% एंड 90% ऑफ द मोस्ट ग्लूकन। जितने भी ग्लूकन्स है उनमें से ग्लूकन्स का ही 65 से 90% क्या होता है? बीटा 1,3 ग्लूकन होता है। ग्लूकन जो होता है ना, देखें, ग्लूकन और पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोस यूनिट। ग्लूकन्स किससे बनता है? दे आर पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोस यूनिट। एन ग्लूकोस यूनिट होता है, ग्लूकोस यूनिट। ओके, जो ग्लूकन होता है ना, ये अल्फा ग्लूकन होता है और बीटा ग्लूकन होता है ना। अल्फा ग्लूकन जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कार्बन चेन के बेसिस पे होता है ना, अल्फा ग्लूकन, बीटा ग्लूकन, है ना। जो डायरेक्ट जो कार्बन चेन बनाता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और बीटा कार्बन अगर चेन का फॉर्मेशन हो जाए तो बीटा कार्बन कहते हैं। ओके, तो इसी बेसिस पे अल्फा एंड बीटा ग्लूकन, जिसमें अल्फा ग्लूकन जो होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है, बट बीटा ग्लूकन जो होता है वो फंगल में पाया जाता है, फंगल सेल वॉल पे। ओके, तो बीटा ग्लूकन में भी बीटा 1,6 ग्लूकन है एंड बीटा 1,3 ग्लूकन है। ये देख रहे हो आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लूकन का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें बीटा 1,3 ग्लूकन देख रहे हो ये। ओके, ये फर्स्ट पोजीशन में एंड 6th पोजीशन में, तो 1,6 का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, और ये 3rd पोजीशन में, और ये सामने वाले जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका फर्स्ट पोजीशन में, तो बीटा 1,3 का फॉर्मेशन करेगा और ये बीटा 1,6 का फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप के जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होते हैं उसी बेसिस पे बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 ग्लूकन है। जो बीटा 1,6 होता है एक्सक्लूसिवली फंजाई के सेल वॉल पे होता है।
एक्सक्लूसिव इन फंगल सेल वॉल। लेकिन जो बीटा 1,3 ग्लूकन होता है वो फंगल में भी होता है प्लस प्लांट सेल में भी होता है ना। तो ये था सेल वॉल का सारा जो स्ट्रक्चर है। ऊपर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो मैनोप्रोटीन्स का होता है, फॉलोड बाय क्या होता है बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन में भी दो पढ़ा हमने, बीटा 1,6 ग्लूकन एंड बीटा 1,3 ग्लूकन। कैसे बनता है? इट्स अ मोनोमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज यूनिट का रेसिड्यूज़ का फॉर्मेशन करेगा और वो रेसिड्यूज़ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थ्रू गुजरेगा और उसमें जो होता है एंजाइम होता है बीटा 1,3 ग्लूकन सिंथेटेस, जो कि क्या करेगा ग्लूकन का सिंथेसिस करेगा। ओके, और ये ग्लूकन्स देख रहे हो ये आपस में क्या है लिंक है ना, कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं ये आपस में एक दूसरे से। ओके, बीटा 1,3 ग्लूकन एंड बीटा 1,6 ग्लूकन आर लिंक टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। अगर आता है कौन सा बॉन्ड से लिंक टुगेदर होता है तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स। CSIR में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि फॉलोड बाय द बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन के बाद क्या होता है कि काइटीन होते हैं। काइटीन्स के बारे में हमने देखा कि यूरिडिन डाइफॉस्फेट NAG, N एसिटाइल ग्लूकासामाइन है ना, ग्लूकासामाइन इज ग्लूकोज यूनिटी होती है। तो वो क्या करेगा उसके रेसिड्यूज मोनोमर्स बन के क्या बनेगा काइटिन पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट काइटिन सिंथेटेस। ओके, तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ओके, तो इसके इस पोर्शन में जो रहता है कोलेस्ट्रॉल होता है। जो फंगल में मोस्टली क्या होता है कि अर्गोस्ट्रॉल होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस। ओके, अर्गोस्ट्रॉल का काम क्या होता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, इट एक्ट एज स्टेबिलिटी का काम करता है। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस, अच्छा इसका एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना है न्यूक्लियस का कि जैसे माइटोसिस में म्यूसिस हम पढ़ते हैं है ना, न्यूक्लियस में ही होता है माइटोसिस मियोसिस। कौन दिया था माइटोसिस मियोसिस? माइटोसिस फ्लेमिंग, मियोसिस फार्मर एंड मोरे। इसमें जो मियोसिस होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन माइटोसिस जो होता है इसमें अलग तरीके का माइटोसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकोरोसिस। ओके, तो इसको क्या कहते हैं दिस टाइप ऑफ माइटोसिस मतलब है पर इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, तो इसलिए इसको नॉन माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। बिकॉज माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है हम लोग देखते हैं प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये हर एक स्टेजेस इनकी होती है और इसमें क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन होता है। बट इसमें क्या होता है कि कुछ अलग फिनोमेना होता है, इसलिए हम लोग मतलब हटके होता है माइटोसिस से, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन माइटोटिक है ना, नॉन माइटोटिक। फंगल में जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहली बात कि ये बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर हायर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ओके, तो ये क्या होता है नियर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, इसीलिए इसके डिस्कवरी में भी हमें बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। डिफरेंस इन द माइटोटिक डिवीजन हमने पढ़ा था, तो इसमें कौन कौन से दो डिफरेंस होते हैं जिसके कारण इसको क्या बोला गया नॉन माइटोटिक डिवीजन बोला गया या कैरियोकोरोसिस टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन कहा गया। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसइंटीग्रेट। नॉर्मल केस में क्या होता है नॉर्मल की प्रोफेस है ना, इंटरफेस के बाद प्रोफेज में क्या होता है कि इंटरफेस के बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के जो मटेरियल है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसइंटीग्रेट है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन does not disintegrate। डिसइंटीग्रेट, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या होता है इसमें न्यूक्लियस डिवाइड बाय कंस्ट्रिक्शन इन द सेंटर, यानी कि डिवाइड्स बाय कंस्ट्रिक्शन इन सेंटर। कंस्ट्रिक्शन इन सेंटर कैसे देखते हैं? ये न्यूक्लियस है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये इस प्रकार से कंस्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे सेंटर में
है ना, जो कि डम्बल शेप का फॉर्मेशन कर दे रहा है। कैसा दिख रहा है, शेप कैसा है, डम्बल शेप, है ना। इन्हीं 2 पॉइंट्स के कारण द टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन और वी कॉल इट एज नॉन माइटोटिक डिवीजन, इसको हम लोग कहते हैं इसमें कैरियोकोरिसिस। और जो म्यूटिक डिवीजन होता है हमने देखा था कि वो सिमिलर टू म्यूटिक डिवीजन प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरह ही होता है।